हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटी गुरुकुल ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों के लिए सीडीपी के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, तो बने रहे लास्ट तक और देखिए। पहला क्वेश्चन है, क्या विकास के कौन से सिद्धांत विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरों की ओर होता है। क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए। क्वेश्चन है, विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। आपके पास ऑप्शन है 4। शीर्षगामी, अधोगामी, प्रमस्तकीय और चौथा है प्रधीय। देखिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा। और 2 में क्या है? अधोगामी। अधोगामी क्या होता है? इस प्रकार के गामक होता है जो शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरों की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एक 4 वर्ष की रिया है, ठीक है। उसके माता पिता उसको डांट देते हैं। 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता डांट देते हैं जब वह सब्जियां खाने से इनकार कर देती है। तो कहता है, प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करता है। तो उसका व्यवहार क्या दर्शाता है? मतलब मान लीजिए कि एक 4 वर्ष की कोई लड़की है, उनके माता पिता उनको डांट देते हैं जब वो सब्जियां खाने से इनकार कर देती है। तो प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इसका जो व्यवहार का दोहराव जो है अपनी गुड़िया पे करता है। किस पे करता है? अपनी गुड़िया के पर करती है। तो ऑप्शन आता है कि उसका व्यवहार क्या दर्शाता है। ऑप्शन है प्राथमिक समाजीकरण, दूसरा है द्वितीय समाजीकरण, तीसरा है परिपक्वता और चौथा है अनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना। देखिए, आपको थोड़ा सा हम इंग्लिश में भी कोई कोई ऑप्शन लेके है, जैसे प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मैचुरेशन एंड द अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। प्राथमिक समाजीकरण में जब आप किसी बच्चे को डांट देते हैं तो वो जो है उसका प्रतीकात्मक खेल के खेलते समय वो अपना जो गुस्सा है, व्यवहार जो है वो दूसरे चीज़ों पे निकालते हैं, तो उसको हम लोग प्राथमिक समाजीकरण कहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म का मिलान जो है सही है। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से आपको सही मिलान चुनना है। पहला है सृजनात्मकता अभिसारी चिंतन। देखिए, क्रिएटिविटी को कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होगा कभी भी, जो है सृजनात्मकता अभिसारी जो है, अभिसारी नहीं अपसारी होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पठन वैकल्प यानी डिसलेक्सिया, विषय पढ़ने में कठिनाई। देखिए ये सही है, ठीक है। डिसलेक्सिया है जो डिफिकल्टी इन द रीडिंग टेक्स्ट। अब हम लोग तीसरा ऑप्शन पे चलता है, बौद्धिक स्तर एक अस्थाई व्यक्तिगत अभिलक्षण होता है। बौद्धिक स्तर जो होता है एक अस्थाई व्यक्तिगत अभिलक्षण होता है। ये गलत बात है, ये अस्थाई नहीं होता। ये समय समय पे आपको बौद्धिक जो स्तर है, IQ लेवल आपका बढ़ते रहता है। जैसे कि बच्चे में कम होते हैं, फिर बाल्यावस्था आते हैं, तो फिर उसमें ज़्यादा हो जाते हैं, वयस्क होते हैं तो थोड़ा सा IQ लेवल की जो इंटेलिजेंस पावर है उसका बढ़ते रहता है। और चौथा में है समावेश। समावेश का मतलब होता है विशिष्ट विद्यालय में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा। देखिए, असमर्थ और विशिष्ट विद्यालय में अधिगम की शिक्षा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2। पठन वैकल्प का मतलब होता है डिसलेक्सिया यानी विषय पढ़ने में कठिनाई। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरा देखें, लास्ट तक देखें अगर वीडियो देख रहे हैं तो, और कमेंट करके बताएं कि किसमें कि आपको 15 में से कितना आपको बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्तावित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आपके पास ऑप्शन है, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाना चाहिए। देखिए, मातृभाषा या स्थानीय भाषा ये इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग तब तक रखते हैं। चलते हैं दूसरा पे, दूसरा ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह का भाषा का ही प्रयोग होना चाहिए। ये तो कतई गलत है, मतलब कतई सही नहीं है। तीसरा है, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये निगेटिव वर्ड है, आपको पॉजिटिव में खोजना है, ठीक है। तो एक ही माध्यम से इधर हो गया, दूसरा हतोत्साहित, और चौथा ऑप्शन क्या है
कि बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला आंसर। क्या हो जाएगा? पहला आंसर। और पहला आंसर में क्या है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की क्या भूमिका होती है। पहला ऑप्शन है, कक्षा में शिक्षक व छात्र दोनों निष्क्रिय होते हैं। इट मीन्स निगेटिव वर्ड। क्या हो गया? ये निगेटिव वर्ड्स हो गया। निष्क्रिय क्या होता है? निगेटिव वर्ड्स होता है। दूसरा है, छात्र क्रियाशील होते हैं परंतु शिक्षक निष्क्रिय होते हैं। यहाँ भी एक निगेटिव हो गया। तीसरा है क्या कि छात्र और शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं। चलिए, ये ऑप्शन तो यहाँ तक ठीक है। हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन में आंसर मिल गया तो आप लोग क्या करें, दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन पढ़े ही नहीं, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। हो सकता है दो ऐसे ऑप्शन आएंगे जो दोनों बेटर होंगे, तो आपको उन दोनों में जो सबसे बेटर होगा उसको ढूंढना है। तो शिक्षक और छात्र दोनों ही सक्रिय होते हैं, एक, चलिए ये ठीक है। दूसरा है, चौथा है जो शिक्षक सक्रिय होते हैं परंतु छात्र निष्क्रिय होते हैं। देखिए ये भी निगेटिव वर्ड है। इसका मतलब है कि तीन है, तीन जो है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता। मतलब कि निम्न में से कौन सा ऐसा क्रियाकलाप है जो बच्चों के सीखने में उनके पहले वाले ज्ञान का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, देखिए रटना इज रोट मेमोराइजेशन, जो ये ऑप्शन है ये तो वैसे ही निगेटिव है। ठीक है, निगेटिव इजकल टू निगेटिव लाना है। आप जब कोई भी चीज़ रटने के लिए जाते हैं तो आपका पहले का कोई भी ज्ञान काम में नहीं आता है। देखिए आप यहाँ निगेटिव इजकल टू निगेटिव करके पॉजिटिव कर दीजिएगा तो इसका आंसर जो है आप गलत कर दीजिएगा। कह रहा है कि ऐसा कोई चीज़ बताइए जो कि पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता हो। जब आप कोई चीज़ रटने के लिए जाते हैं तो आपका पहले का कुछ भी ज्ञान काम नहीं करता है। दूसरा है विचारावेश, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, जब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, दिमाग पे जोर डालते हैं, तो आप पहले जो आपको ज्ञान रहता है, पहले से आप जो चीज़ सीखे रहते हैं उनको आप उपयोग में लाते हैं। स्कीमा सक्रियता, ये भी जो है पहले के ज्ञान पे ही उपयोग होता है। और लास्ट में है संकल्पना मानचित्र, मतलब दिमाग में आप एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे कोई इंजीनियर है तो वो बिल्डिंग बनाने से पहले ही उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, मैपिंग हो जाता है कि वो कितने एरिया में कितने स्तंभ तक, मतलब कितने मंजिल तक वो बिल्डिंग किस स्टाइल में बना देंगे। तो ये सब पूर्व ज्ञान पे काम आता है। तो जब आपसे पूछ दिया जाए, अगर यहाँ तो दिया हुआ है कि पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है तो रटना हो जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछ दिया जाए कि इनमें से कौन सा जो है पूर्व ज्ञान का उपयोग करता है, तो विचाराभ्यास, ब्रेन स्टॉर्मिंग, स्कीम एक्टिवेशन एंड द संकल्पना मानचित्र, कॉन्सेप्ट मैपिंग, सिर्फ ये जो है पूर्व ज्ञान पे रटना काम नहीं करता है। तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि गत्यात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है, मोटर एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स हैपेंस। देखिए जब किसी भी हिंदी वर्ड्स को आपको समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश में वहाँ पे दिया हुआ होगा, आप उसको जरूर समझने की कोशिश करेंगे। तो गत्यात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास होता है, मोटर एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैपेंस। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 4। पहला है बाल्यावस्था तक, टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। दूसरा है किशोरावस्था तक, टिल द पीरियड ऑफ एडोलसेंस। तीसरा है वयस्कता तक, टिल द पीरियड ऑफ एडल्टहुड। और चौथा है संपूर्ण जीवन काल के दौरान, थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। क्या है? लाइफ स्पेन। तो देखिए सवाल क्या है कि सवाल है मोटर एंड द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गत्यात्मक एवं संज्ञानात्मक विकास जो है संपूर्ण जीवन काल के दौरान जो है होते रहता है। ऐसा नहीं कि बाल्यावस्था तक ही होता है, किशोरावस्था तक ही होता है, वयस्क अवस्था तक ही होता है। ये संपूर्ण जीवन काल के दौरान तक होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या क्वेश्चन है
कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाती है? रेफरिंग टू द सिमिलर प्रॉब्लम टू अराइव द सॉल्यूशन फॉर गिवन प्रॉब्लम इज रेफर्ड एज। कह रहा है कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? आपके पास ऑप्शन 4 है। अनुरूपता, इट मीन्स एनालॉजी, ठीक है। दूसरा है निगमन यानी परीक्षण, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं निगमन परीक्षण। तीसरा है स्मृति सहायक विधियाँ, नेमोनिमिक्स। और चौथा है संसाधन लक्ष्य विशेषण, मीन्स एंड एनालिसिस। देखिए, जब हम किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए जब मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना चाहते हैं, उस समय पे हमको एनालॉजी यानी अनुरूपता काम आती है। क्या काम आती है, क्या कहलाती है? अनुरूपता कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? आपके पास ऑप्शन है निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, दूसरा है मौखिक दंड का प्रयोग करना, तीसरा एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्चा होना, और चौथा है केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन का बल देना। क्वेश्चन क्या था कि एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम का उदाहरण है? व्यक्तिगत, सार्थक अधिगम के लिए हमको व्यक्तिगत अधिगम होना चाहिए। देखिए, निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिता का प्रयोग अगर हम करते रहेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ठीक है। उससे हमारा सार्थक अधिगम नहीं बढ़ेगा। व्यक्तिगत अधिगम कुछ हद तक बढ़ेगी जब तक वो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। दूसरा है मौखिक दंड का प्रयोग देना। दंड इज निगेटिव वर्ड। दंड क्या हो गया? निगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। ये तो यहीं से कट गया। उसके बाद है एक रूपी मानकीकृत पाठ्यक्रम, यूनिफॉर्म रिजिडिटी स्ट्रक्चर कैरिकुलम। कह रहा है कि आपको एक ही रूपी मानकीकृत पाठ्य चर्चा करना चाहिए। ये तो वैसे भी नहीं होगा, एक रूपी है। और लास्ट में 4 नंबर में क्या है? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। देखिए, आप लोग पॉजिटिव निगेटिव वर्ड में पढ़े होंगे, केवल, एक ही। तो यहाँ पे आपको व्यक्तिगत अधिगम का जब बात होगा तो केवल यूज होगा, लेकिन जब सभी का बात होगी तो केवल का प्रयोग नहीं होगा। तो व्यक्तिगत अधिगम का उदाहरण तब होगा जब केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देता है, तब जाके सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि अपनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ठीक है, कि अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे जो है स्कूल जैसी एक सामाजिक संस्था में प्रवेश करने के बाद सीखते हैं। पहला है परिपक्वता, ठीक है। दूसरा है निष्क्रिय समाजीकरण, तीसरा है प्राथमिक समाजीकरण, और चौथा है द्वितीयक समाजीकरण। देखिए, आपसे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टर्न अराउंड का मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा। ये नहीं पूछा है कि द्वितीय कारक कौन है, आपको पूछा है कि जब बच्चे घर में ना सीख पाए और सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करने के बाद सीखता है तो उसको क्या कहेंगे। तो परिपक्वता तो बच्चा होता नहीं है, मैचुरेशन तो होता नहीं है उसमें। पैसिव सोशलाइजेशन, क्या समाज निष्क्रिय है? ये भी गलत है। प्राथमिक समाजीकरण में क्या आएगा? माता पिता, परिवार, घर, ये आते हैं। लेकिन ये द्वितीय समाजीकरण में क्या है? स्कूल जो है द्वितीय समाजीकरण में आता है। तो देखिए, सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब वे द्वितीय समाजीकरण में प्रवेश कर जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका को बच्चे के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक्य को प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने को क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? जब बच्चा अपने आप बात करे तो एक शिक्षक को या शिक्षिका को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए?
उसे हतोत्साहित करना चाहिए। पहला बात तो वैसे ही निगेटिव कट गया। दूसरा भी उसे हतोत्साहित करना चाहिए, ये भी कट गया। तीसरा, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे उसके स्वनियम में सुसाधित होता है। चलिए ये तो ठीक है थोड़ा सा। हम चौथा ऑप्शन भी पढ़ते हैं। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षिका की जिम्मेदारी, देखिए शिक्षिका की जिम्मेदारी तो कभी खत्म ही नहीं होती है। ये तो और निगेटिव हो गया। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3। एक शिक्षिका को बच्चे के अपने आप से बात करने यानी व्यक्तिगत वाक्य को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, तो जो है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे जो है स्वनियम जो है सुशासित होता है। इनकरेज इट्स बिकॉज इट्स द फैसिलिटीज सेल्फ रेगुलेशन। इनकरेज इट बिकॉज इट द फैसिलिटीज इज सेल्फ रेगुलेशन। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। 12 में क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। देखिए याद रखिएगा, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, अधिगमकर्ताओं का समूह में कार्य करना किस कक्ष की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, बिहेवियरिस्टिक्स क्लासरूम। चलिए ये थोड़ा सा हो सकता है। दूसरा सामाजिक संरचना कक्षा कक्ष, ठीक है। तीसरा शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, टीचर सेंट्रिक क्लासरूम। और चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। देखिए आप लोग इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखिए कि बैठने की व्यवस्था में लचीलापन किसके बारे में चर्चा हो रहा है, अधिगमकर्ताओं का समूह, समूह की बात हो रही है। कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है, तो ये सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की ये व्यवस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, कहता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी द्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखिए द्रव्य सामग्री जो है, दृश्य सामग्री, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री का जो प्रयोग करना चाहिए मूर्त संसाधनों का, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है तो ये थोड़ा सा ठीक है। दूसरा है जटिल पदानुक्रम, जटिल तो कभी बच्चों के लिए होगा ही नहीं। तीसरा है अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। अमूर्त समस्या क्या, पूर्व संक्रियात्मक की बात हो रही है तो अमूर्त कहाँ से आ जाएगा। और चौथा है परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं के समाधान के लिए अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखिए आप लोगों के पास दो ऑप्शन ऐसे फंस जाएंगे, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं के समाधान के लिए अवसर प्राप्त करना। देखिए अमूर्त समस्या और परिकल्पनात्मक सोच दोनों बराबर हो जाता है तो ये भी एक निगेटिव हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक समावेशी शिक्षा कैसा होना चाहिए, ठीक है। एक समावेशी शिक्षा कैसा होना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले छात्र से अपेक्षा की जाती है कि सभी के लिए उपयोग होने वाली साधारण पाठ्यक्रम को वे अपनी अनुकूल बनाएं। अपेक्षा, हमको बच्चे से कोई अपेक्षा नहीं करनी है, इट्स नेगेटिव। अगला है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को मुख्य धारा शिक्षा के बाहर उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री द्वारा पढ़ाएंगे। बाहर, समावेशी का जब बात होगा तो एक साथ होगा, न कि बाहर जाके होगा। तीसरा ऑप्शन है विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की शिक्षा का प्रयोजन एक विशेष शिक्षक के साथ एक अलग कक्षा में। ये तो और भी नहीं होगा क्योंकि जब समावेशी की बात हो रहा है तो एक साथ की बात होगा। तो विशेष शिक्षक और अलग अलग कक्षा, ये तो चला गया निगेटिव में। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 4 में। विशेष आवश्यकता वाले छात्र को मुख्य प्रभाव शिक्षा धारा में पढ़ाया जाए और प्रत्येक छात्र की पूर्ण भागीदारी के लिए सभी अवरोधों को हटाने का वचनबद्धता होना चाहिए। ये आंसर एकदम समावेशी शिक्षा में काम करेगी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल। ऐसे ही वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अगर कहीं वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या किसी का आंसर आपको लगता है कि इसका आंसर दूसरा होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि एक प्राथमिक शिक्षक या शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपने कॉपी में लिखने के लिए कहती है। ऐसा होता है कि एक प्राथमिक शिक्षक अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम क्या कहता है 5 बार अपने कॉपी में लिखने के लिए कहती है। ठीक है, तो यह शिक्षण विधि कैसी विधि है? पहला ऑप्शन है अत्यधिक प्रभावकारी है, क्योंकि पूर्वाभ्यास और पुनरावृत्ति विषय वस्तु के अर्थपूर्ण अधिगम में अधिक सहायता करता है। ठीक है, चलिए ये बात थोड़ा सा सही है। दूसरा है प्रभावकारी है, क्योंकि किसी भी जानकारी की 5 बार से कम पुनरावृत्ति करने से तत्काल भूलने की संभावना रहता है। जरूरी नहीं है कि 5 बार करेंगे तो ही पुनरावृत्ति हमको याद रहेगी या भूलने की संभावना कम रहेगी। तीसरा है प्रभावकारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह केवल पूर्वाभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। चौथा है प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि पूर्वाभ्यास अर्थपूर्ण अधिगम के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। ये तो जटिल प्रक्रिया कैसे है? पूर्वाभ्यास, जितना पूर्वाभ्यास करेंगे वो अधिगम के लिए एक सक्रिय प्रक्रिया हो जाएगी, न कि जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। अब आपके पास दो ऐसे चीज हैं। पहला प्रभावकारी है, क्योंकि किसी भी जानकारी, ये दूसरा तो कट ही गया। पहला अत्यधिक प्रभावकारी है। देखिए अत्यधिक प्रभावकारी है, क्या जरूरी है कि हर चीज़ आप 5 बार ही लिखने के लिए कहेंगे तब बच्चा जाके उसको सीख लेंगे? जरूरी नहीं है। प्रभावकारी भी नहीं है, क्योंकि यह केवल पूर्वाभ्यास करना एवं अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर चैनल पे बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साथ शेयर करें। अगर वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप